आज के वीडियो में काव्य शास्त्र पर आधारित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। ये काव्य शास्त्र का प्रथम भाग है। पहला प्रश्न है, रामायण में काव्य शास्त्र के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? तो रामायण में काव्य शास्त्र के लिए क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। दंडी ने काव्य शास्त्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? तो दंडी ने काव्य शास्त्र के लिए काव्य लक्षण का प्रयोग किया है। राजशेखर ने काव्य शास्त्र को क्या कहा है? तो राजशेखर ने साहित्य विधा काव्य शास्त्र को कहा है। नेक्स्ट है कि भोजराज ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो भोजराज ने काव्य शास्त्र का प्रयोग किया है। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो एक तो है रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय हैं। भरत मुनि का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है नाट्य शास्त्र। भामा है 6वीं शताब्दी की प्रमुख रचना कौन सी है? काव्यालंकार। ये भामा द्वारा 6वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है। काव्यादर्श किसकी रचना है? तो दंडी की है, जो कि 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो ये वामन की है, जो कि 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना? देखिए, काव्यालंकार पर कई रचनाएं की गई हैं। एक काव्यालंकार सार संग्रह है जिसकी रचना उद्भट ने की थी। रुद्रट 9वीं शताब्दी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये भी काव्यालंकार है, जो कि रुद्रट ने लिखी थी 9वीं शताब्दी में। ध्वनियालोक किसकी रचना है? तो ध्वनियालोक है आनंद वर्धन, जो कि 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। 10 रूपक किसकी रचना है? ये है धनंजय, जो कि 10वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अभिनव गुप्त की प्रमुख रचना कौन सी हैं? एक तो है अभिनव भारती और दूसरी है ध्वनियालोक लोचन। ये अभिनव गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? तो ये कुंतक की रचना है। भोजराज 11वीं शताब्दी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ये भोजराज की प्रमुख रचनाएं। व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? महिम भट्ट 11वीं शताब्दी में लिखी गई एक रचना है। नेक्स्ट है औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो ये क्षेमेंद्र की रचना है, जो 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? तो ये है रुय्यक की रचना है, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की रचना है चंद्रावलोक। विश्वनाथ की प्रमुख रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण विश्वनाथ की प्रमुख रचना है। कुवलयानंद किसकी रचना है? तो अप्पय दीक्षित की रचना है, जो कि 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। 9वीं शताब्दी के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं? तो ट्रिक है आरा उरु शंकु। आरा उरु शंकु। तो आरा से है, देखो, आ से है आनंदवर्धन, रा से है राजशेखर, उ से है उद्भट, रु से है रुद्रट और शंकु से है शंकुक। ये है 9वीं शताब्दी के प्रमुख आचार्य। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य भरत मुनि थे रस संप्रदाय के प्रवर्तक, जिन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे भामय, जिन्होंने काव्यालंकार की रचना की है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य वामन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंद वर्धन है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक हैं। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं डॉक्टर क्षेमेंद्र। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। नेक्स्ट है कि रसवादी आचार्य कौन कौन से हैं? एक तो भरत मुनि हैं, भट्टनायक हैं, विश्वनाथ हैं और राजशेखर। ये रसवादी आचार्य कहे जाते हैं। अलंकारवादी प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं? एक तो हैं भामय, ये अलंकारवादी हैं। आचार्य दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव और अप्पय दीक्षित, ये अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं। ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन से कहे जाते हैं? आनंदवर्धन, रुय्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त और जगन्नाथ। ये ध्वनिवादी प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। यानी कि रसवादी ये, अलंकारवादी ये और ध्वनिवादी ये आचार्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि भामय ने काव्य किसे माना है? शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य कहलाता है, ये आचार्य भामय ने कहा है।
शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य लक्षण किसने माना है? आचार्य भामह ने माना है इसको। शरीरम तावदिष्टार्थम व्यभिज्य छन्ना पदावली किसने कहा है? तो ये आचार्य दंडी ने कहा है। नेक्स्ट है कि काव्य शब्दोयम गुणालंकार संकृतयो शब्दार्थयो वर्तते, परिभाषा किसने दी है? आचार्य वामन ने दी है। रुद्रट ने काव्य का सूत्र क्या बताया है? ननु शब्दार्थो काव्यम, ये रुद्रट ने काव्य सूत्र बताया है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यत्यस्थितो काव्यम तदिदाहलाद कीर्णी, परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य कुंतक ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट है तदौसो शब्दार्थो सगुणा वाला कीर्ति पुनः क्वापी, परिभाषा किसने दी है? आचार्य मंबट ने दी है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वलंकृति अश्वो न मन्यते कस्मादानुसरणमलंकृति किसने कहा है? तो ये जयदेव ने कहा है। नेक्स्ट है विश्वनाथ ने काव्य किसे माना है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है, ये विश्वनाथ जी ने कहा है। जगन्नाथ ने काव्य किसे माना है? वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है काव्य कहलाता है, ये परिभाषा आचार्य जगन्नाथ ने दी है। नेक्स्ट है कि रमणीयार्थ प्रतिपाकः शब्दः काव्यम किसने कहा है? तो जगन्नाथ ने कहा है। ट्रिक से कैसे समझेंगे? मम्मट ने दोष त्यागा, दंडी ने शरीर, जगन्नाथ रमणीय हो गया, विश्वनाथ के वाक्य ने भामह सहित वामन को दोष रहित कर दिया। ये कुछ ट्रिकें हैं। इससे मम्मट ने दोष त्यागा, ये परिभाषा दी, दंडी ने शरीर, जगन्नाथ ने रमणीय कहा और विश्वनाथ के वाक्य में भामह सहित वामन को दोष, ये कुछ ट्रिकें हैं जिसके माध्यम से इसको हम याद कर सकते हैं। कीर्ति भनिति भूति भल सोई और सुरसरि सम सब कहे हित ढोई किसने काव्य लक्षण बताया है? तो ये तुलसीदास जी ने बताया है। गद्य के दो भेद होते हैं, पहला अभिनयार्थ, दूसरा आख्यायिका। किसने स्वीकार किया है? तो ये आचार्य भामह ने स्वीकार किया है। भामह ने पद के दो भेद कौन से माने हैं? एक तो सर्गबद्ध और दूसरा अनिबद्ध। ये भामह ने पद के दो भेद माने हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये। नेक्स्ट है कि जीवन और जगत की अभिव्यक्ति ही कविता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने ये कहा है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। पोइट्री इज द वेस्ट वर्स्क्यू इन देयर वेस्ट ऑर्डर, ये किसने कहा है? ये कहा है कॉलरिज ने। यानी कि पोइट्री इज द वेस्ट वर्स्क्यू इन देयर वेस्ट ऑर्डर, ये कॉलरिज ने कहा है। मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य लक्षण क्या बताया है? तो काव्य लक्षण पोएट्री इज ए बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है, कथन किसका है? तो यह है वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट है कि आत्मा व्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है, कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है। नेक्स्ट है कविता शब्दों की अदालत में, अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, पंक्तियाँ किसकी हैं? ये धूमिल कवि की पंक्तियाँ हैं। कविता भाषा में आदमी हाने की तमीज है, पंक्ति किसकी है? ये भी धूमिल की पंक्ति है। वह साधन जिससे काव्य का सृजन होता है क्या कहलाते हैं? तो काव्य हेतु कहलाते हैं। नेक्स्ट है हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, कथन किस विद्वान का है? बाबू गुलाब राय का ये कथन है। वामन ने काव्य हेतु के लिए
किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग का प्रयोग किया है। राजशेखर ने काव्य हेतु को क्या नाम दिया है? तो राजशेखर ने काव्य हेतु को काव्य माताएं नाम दिया है। नेक्स्ट है काव्य हेतु कौन से माने गए हैं? तो एक तो माना गया है प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। ये काव्य हेतु माने गए हैं। गुरुपदेशाद हेतुम शास्त्रम जडधियोपस्तम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावनतः। ये किसने कहा है? तो ये आचार्य भामह ने कहा है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च वहुर्निर्मलम आनंद स्वाभियोगमस्त्या कारणम काव्य संपदा। काव्य हेतु किसने माना है? आचार्य दंडी ने माना है। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो दंडी ने एक तो प्रतिभा माना है, निर्मल शास्त्र ज्ञान माना है और सुदृढ़ अभ्यास माना है। यानी कि प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास, ये दंडी ने काव्य हेतु माने हैं। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम किसने माना है? ये आचार्य वामन ने माना है। प्रतिभाव्युत्पत्तित मिश्रः संवेते श्रेयस्यो इति काव्य हेतु किसने कहा है? राजशेखर ने ये कहा है। नेक्स्ट है शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञक्षण अभ्यास इति हेतुस्त्वे काव्य हेतु किसने माना है? तो ये आचार्य मम्मट ने माना है। तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा परिभाषा किसने दी है? आचार्य जगन्नाथ ने दी है। मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? तो मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र किसे काव्य हेतु मानते हैं? तो आत्मा व्यक्ति को डॉक्टर नगेंद्र काव्य हेतु मानते हैं। अनुकरण सामंजस्य लय काव्य के हेतु हैं। कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। सह शक्ति केवल काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किसने कहा है? तो ये कहा है राजशेखर ने। नेक्स्ट है प्रज्ञा नवलोन्वेषलानि प्रतिभा मतः किसकी पंक्ति है? तो भट्टतोत की पंक्ति है ये। राजशेखर ने प्रतिभा के कौन से दो भेद स्वीकार किए हैं? एक तो किया है कार्यत्री और भावयत्री, दो भेद माने हैं प्रतिभा के आचार्य राजशेखर ने। कार्यत्री के तीन भेद राजशेखर ने कौन कौन से माने हैं? अब कार्यत्री के भी तीन भेद माने हैं, एक तो सहजा, एक आहार्या और एक औपदेशिकी। राजशेखर ने बुद्धि के कौन से तीन प्रकार माने हैं? तो इन्होंने तीन प्रकार माने हैं, एक तो माना है स्मृति, दूसरा मति और तीसरा प्रज्ञा। ये राजशेखर ने बुद्धि के तीन प्रकार माने हैं। कार्यत्री प्रतिभा का संबंध किससे है? तो कवि कर्म से है कार्यत्री प्रतिभा का संबंध। भावयत्री प्रतिभा का संबंध किससे है? ये है पाठक और सहृदय से। नेक्स्ट है रुद्रट ने प्रतिभा के कौन से दो भेद माने हैं? तो एक तो माना है सहजा जो जन्मजात और स्वाभाविक होते हैं, और दूसरा माना है उत्पाद्या जो कि अध्ययन लोकानुभव से अर्जित किए जाते हैं, यानी कि प्राप्त किए जाते हैं। अभ्यास से, अध्ययन से प्राप्त किए जाते हैं, और लोकानुभव यानी कि दुनिया की अनुभवों से जो अर्जित किया जाती है प्रतिभा, उसको उत्पाद्या कहते हैं। और सहजा एक जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है और स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि कवि बीजम प्रतिभानम किसने कहा है? आचार्य वामन ने कहा है ये। नेक्स्ट है कि जन्मांतर से प्राप्त संस्कार प्रतिभा है तथा इसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, और होती है तो हास्य का कारण बन जाती है। कथन किस आचार्य का है? तो ये है आचार्य वामन का कथन। शक्ति कवित्व बीजम रूपः संस्कार विशेषः किसने माना है? आचार्य मम्मट ने माना है। नेक्स्ट है साचा काव्य घटनानुकूलम शब्दार्थयो स्थिता परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य जगन्नाथ ने ये परिभाषा दी है। प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है कि ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा रूप बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य है, किसकी मान्यता है? ये आचार्य जयदेव की मान्यता है। व्युत्पत्ति का काव्य शास्त्रीय अर्थ क्या है? तो एक तो है निपुणता, पांडित्य और बहुज्ञता। ये व्युत्पत्ति का काव्य शास्त्रीय अर्थ माना गया है। व्युत्पत्ति के लिए निर्मल प्रतिभा शब्द का प्रयोग किसने किया है? आचार्य दंडी ने किया है इसका प्रयोग। उचितानुचित विवेकयो व्युत्पत्ति है किसने कहा है? ये राजशेखर ने कहा है। रुद्रट ने व्युत्पत्ति को किस रूप में परिभाषित किया है? तो ये छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित
अनुचित के सम्यक ज्ञान को व्युत्पत्ति का कहा जाता है। ये रुद्रट ने व्युत्पत्ति को इस रूप में परिभाषित किया है। मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? इन्होंने किया है निपुणता शब्द प्रयोग किया है मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए। नेक्स्ट है, किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? आचार्य जगन्नाथ को प्रतिभावादी कहा जाता है। दंडी ने किस काव्य हेतु को सर्वाधिक महत्व दिया है? अभ्यास को। अभ्यास को सर्वाधिक महत्व दिया है आचार्य दंडी ने काव्य हेतु को। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावाहिति किसने कहा है? आचार्य वामन ने कहा है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ये किसने कहा है? ये वृंद कवि ने कहा है। अभ्यास के बारे में कहा है ये कि अभ्यास करने से जड़मत यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान हो सकता है। जिस प्रकार से रस्सी के लगातार रगड़ने से शिला पर निशान पड़ जाते हैं। जब कुएं से पानी भरे जाते थे उस समय जो शिला लगी होती थी उस पर रस्सी बार बार रगड़ती थी, उसमें भी निशान पड़ जाते थे। इसी प्रकार से अभ्यास होता है कि इसको लगातार करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, अज्ञानी भी ज्ञानवान बन सकता है। रामधारी सिंह दिनकर प्रतिभा को क्या मानते हैं? ये मानते हैं अनिर्वचनीय शक्ति।